हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 8 से। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मेनी इयर्स अगो आवर कंट्री वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अभी हमने जो भी क्लासेस पढ़ी उनमें हमने ये जाना कि बहुत साल पहले हमारी जो कंट्री थी वो दुनिया की एक लीडिंग कंट्री में एक थी। Our country was distinct in the whole world, और हमारी कंट्री जो थी वो पूरी दुनिया से जो है काफी अलग थी। The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. जो और अलग अलग देश थे उनके लोग हमारी संस्कृति, हमारी संपन्नता से प्रभावित हुए। Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. बहुत से लोग दुनिया में ये कोशिश करते थे, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से मौका मिल जाए हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करने का और उससे फिर वो लोग जो है इनकम कर सकें। Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route for the purpose of trading. शुरुआत में जो व्यापारी लोग थे वो अलग अलग कंट्रीज के हमारे इंडिया में आए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, और वो आए जो जमीन का रास्ता होता है उससे, और उनका जो मेन मकसद था आने का वो था व्यापार करना। For years, the Arab traders undertook trade through the land route, but as situations changed, the trade through land route stopped. सबसे पहले जो है अरब्स ने जो है काफी सालों तक जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने जो है लैंड रूट के रास्ते हमारे साथ काफी ट्रेडिंग करी, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस हालात बदलते चले गए जो ट्रेड लैंड रूट के थ्रू हो रहा था वो बंद हो गया। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton cloths, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडियन प्रोडक्ट्स थी उनमें जैसे सिल्क हो गई, कॉटन के कपड़े हो गए, मुस्लिन जो बहुत फाइन क्लॉथ होता है, आपकी काली मिर्च हो गई, मसाले हो गए, इनकी डिमांड जो है यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ने लग गई। To take the advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. अब इसी चीज का फायदा उठाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो यूरोप की थी उन्होंने जो है सी के रास्ते इंडिया आने का रास्ता जो है उसे खोजना शुरू कर दिया। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. इसी वजह से कुछ जो एडवेंचर वाले जो सेलर्स थे यूरोप के उन्होंने जो है या और बाकी कंट्रीज के उन्होंने अब सी रूट का रास्ता खोजना शुरू किया कि वो इंडिया आ सके। क्रिस्टोफर कोलंबस, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find a sea route to India. जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे और वो काफी बहादुर सेलर थे जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि वो जो है सी रूट जो है इंडिया का ढूंढ के रहेंगे। He thought that one can go to east via west also. उनका ये विचार था कि एक इंसान जो है वो ईस्ट जा सकता है वेस्ट होते हुए। Why did he believe so? उनका ऐसा क्यों सोचना था? Think about it. ये आपको विचार करने वाली बात है कि वो ऐसा क्यों सोचते थे कि अगर हमें ईस्ट जाना है तो हम वाया वेस्ट होकर जा सकते हैं। कोलंबस started his journey to India and accidentally reached America. अब कोलंबस ने जब अपनी इंडिया के लिए जर्नी स्टार्ट करी तो वो सबसे पहले अमेरिका पहुंच गए। As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. अब जब तक वो रहे उनको हमेशा यही भ्रम रहा कि उन्होंने जो है इंडिया के लिए जो सी रूट था वो खोज लिया है। Hence even today the natives of America are called Red Indians and the island group in the Caribbean is known as the West Indies. इसी वजह से जो नेटिव्स हैं अमेरिका के, जो वहाँ के रहने वाले लोकल अमेरिकन हैं, उनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है, और वो जो आइलैंड ग्रुप था कैरिबियन में उसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। फिर आए वास्को डी गामा, a native of Portugal, discovered the sea route to India. इन्होंने जो है वास्को डी गामा ने, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, इन्होंने सी रूट इंडिया के लिए खोज लिया। He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22 May 1498 after crossing the Indian Ocean. अब इन्होंने जो है एक तरह से चक्कर लगाया केप ऑफ गुड होप का साउथ अफ्रीका में, और फिर जो है ये पोर्ट ऑफ कैलिकट पहुंचे 22 मई 1498 को जब इन्होंने इंडियन ओशन क्रॉस किया। The then ruling king of Calicut, Zimorin, gave permission to the Portuguese to trade. और उस वक्त जो उस टाइम पे कैलिकट में राजा राज कर रहे थे जिमोरिन, उन्होंने जो है परमिशन दी कि हाँ पोर्तुगीज जो है उनके साथ ट्रेडिंग इंडिया में कर सकते हैं।
The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 CE. पोर्तुगीज लोगों ने क्या किया, अपना एक किला बनवाया कैलिकट में ताकि वो वहां से ट्रेडिंग कर सके, और ये बात है 1500 CE की। They fortified it and appointed a commander in chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort. उन्होंने जो है ये जो किला बनवाया, इसको पूरा 4 दीवारी किला बनवाया और एक कमांडर इन चीफ अपॉइंट किए जिनका नाम था अल्बुकर्क, और उनको जो है किले की जो सेफ गार्ड करने की जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, वो दी। मूविंग नॉर्थवर्ड्स, अल्बुकर्क कॉन्कर्ड गोवा इन 1506 CE। अब नॉर्थवर्ड मूव करते करते अल्बुकर्क ने जो है गोवा को जीत लिया 1506 CE। Within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of Lanka. तो 100 साल का ये जो टाइम पीरियड रहा, इसमें पोर्तुगीज ने लगभग मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीयू, मुंबई और जो आइलैंड थे लंका के, उन पर अपना कब्जा जमा लिया। एंड ऑफ पोर्तुगीज रूल। In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. जब शुरुआत हुई 17वीं सदी की, तो पोर्तुगीज जो है अब उनके ट्रेड को बंगाल तक फैलाने लग गए। At this time, the Mughal Emperor शाहजहां ruled India from Delhi. उस समय मुगल एम्परर जो शाहजहां थे, वो इंडिया में दिल्ली से रूल कर रहे थे। The सूबेदार of Bengal complained to शाहजहां about the behavior of the Portuguese. तो जब बंगाल के सूबेदार थे, उन्होंने शाहजहां से कंप्लेन करी कि पोर्तुगीज जो है उनका व्यवहार कैसा है। Thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of the emperor. तो नतीजा क्या हुआ कि जो हुगली का किला था उसे तोड़ दिया गया और जो शिप्स थे उनको जला दिया गया, जैसा कि राजा ने ऑर्डर दिया। In this way, the Portuguese rule came to an end with the exception of the territories of Diu, Daman and Goa. पोर्तुगीज राज जो है वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो टेरिटरीज थी दियू, दमन एंड गोवा, वो छूट गई। फिर आए डच। After 100 years of the arrival of Portuguese, at the end of 16th century, the Dutch of Holland came to India for trading. 100 साल बीतने के बाद जब पोर्तुगीज आ चुके थे, जब 16th सेंचुरी में खत्म हो रही थी 16th सेंचुरी, तो जो डच ऑफ हॉलैंड है, यानी जो अब नीदरलैंड है, वो इंडिया आए ट्रेडिंग के लिए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स एट पुलिकैट एंड मद्रास, नाउ चेन्नई। उन्होंने जो अपने फोर्ट बनवाए वो पुलिकैट और मद्रास में बनवाए। They also established a trading center at Agra in the year 1663. फिर उन्होंने जो है एक ट्रेडिंग सेंटर बनवाया आगरा में, और ये बात है 1663 की। Meanwhile, the British also arrived in India. इतने बीच में ब्रिटिशर्स भी आ गए इंडिया में। The Dutch could not withstand the competition against the British. और जो डच लोग थे, अब वो कंपटीशन जो ब्रिटिशर्स के साथ था उसको नहीं झेल पाए। British interest in India. During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. जिस समय क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की है उनका शासन था, ये बात 1600 CE की है, तो ब्रिटिशर्स ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। This company belongs to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. और ये कंपनी जो है उन मर्चेंट्स की थी जो अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते थे इंडिया के साथ ट्रेडिंग करके। The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE. जो सबसे पहला ब्रिटिश शिप इंडिया आया वो आया सूरत के पोर्ट पर, और ये बात है 1608 CE की। कैप्टन W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. कैप्टन जो W. Hawkins थे वो पहले कप्तान थे शिप के, जिन्होंने जो ब्रिटिश थे और उन्होंने पहला भारतीय में कदम रखा था। He met Jahangir but did not get his permission to trade. जहांगीर से मिले लेकिन इजाजत नहीं मिली उन्हें ट्रेडिंग करने की। Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India to acquire the permission to establish a trading center in Surat. फिर उसके बाद दूसरे जो आए वो आए सर थॉमस रोई। उन्होंने जो है परमिशन ये ली कि ठीक है वो ट्रेडिंग सेंटर तो करेंगे एस्टैब्लिश, लेकिन सूरत में। Later, Delhi went into the hands of शाहजहां। शाहजहां gave permission to the British to carry out trade in Bengal. बाद में जब सल्तनत शाहजहां के हाथ में आई तो शाहजहां ने परमिशन दे दी कि ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। The French established the French East India Company in the year 1664 CE. अब फ्रेंच ने जो है अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई ईयर 1664 CE में। They established factories in सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी। अब उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ का लगाई? सूरत में, मछलीपट्टनम में और पुडुचेरी जो कि पौंडीचेरी में।
The head of the French company was Joseph Francois Dupleix, who had the desire to expand the European Union. अब जो फ्रेंच कंपनी के हेड थे जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, उनका बहुत इच्छा थी कि यूरोपियन राज्य जो है वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बढ़े। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. अब दोनों ही फ्रेंच और ब्रिटिश जो है एक दूसरे के आमने सामने कंपटीशन में आ गए, क्योंकि वो लोग दोनों में चाहते थे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी के तौर पे यहाँ पर एस्टैब्लिश होगा। There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winners. उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुए, लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा विनर के तौर पे निकल के आए। However, the French retained their control over the trading centers of पुडुचेरी, माही and चंद्रनगर। लेकिन फ्रेंच जो थे उन्होंने अपना कंट्रोल इन ट्रेडिंग सेंटर्स पर तब भी बनाए रखा जो कि पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर के थे। ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। The British first started their trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651 CE. अब ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग जो है हुगली नदी के किनारे से शुरू किया और वहीं पर उन्होंने अपने किले बनवाए 1651 CE में। The forts were garrisoned for the protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. ये जो किले थे ये पूरी तरह से सेना से या जैसे कहते हैं ना सिपाहियों से लैस थे ताकि उनकी जो फैक्ट्री है वो सुरक्षित रहे। साथ ही साथ इनको जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब उनसे परमिशन मिल गई थी कि ये ट्रेड कर सकते हैं और जो एनुअल पेमेंट होता है उसके खिलाफ इनमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है।